नासा ने ओरिजिनली उम्मीद करी थी कि मार्स पे वो लोगों को पहुंचा देंगे 1980s के एंड में, मगर 40 सालों बाद भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है इस चीज़ पे जब बात आती है मार्स मिशन की नासा से। और जो ये लैक ऑफ प्रोग्रेस है नासा में, इसी की वजह से एलॉन मस्क स्पेस इंडस्ट्री में आए थे 2002 में, और उन्होंने कॉलोनी भेजी थी चूहों की मार्स पे। और उन्हें उम्मीद करी थी कि पब्लिक इंटरेस्ट वापस लेके आएंगे स्पेस में और होपफुली नासा को भी करने में मजबूर कर देंगे। मगर उन्हें भी काफ़ी जल्द रियलाइज़ हो गया कि मार्स जो है वो बहुत बड़ा एम्बिशियस गोल है और ट्रिकी भी है, और वो 2010 से 2026 पे शिफ्ट कर दी डेट्स उन्होंने। और मुझे आप लोग गलत मत समझना, स्पेसएक्स काफ़ी कमाल की प्रोग्रेस कर रहा है स्टारशिप के साथ, और ऐसा लगता है कि वो पहले होंगे लोगों को मार्स पे पहुंचाने के लिए। मगर एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम कौन सा है क्रूड मिशन का मार्स के लिए स्पेसएक्स की तरफ से? स्टार्टिंग ऑफ चलिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा अपेरेंट चैलेंज जो कि मार्स मिशन के बीच में आता है, जो कि है रॉकेट शिप खुद से ही। स्पेसएक्स जो है बहुत सारे स्टारशिप प्रोटोटाइप्स को टेस्ट कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, मगर डेवलपमेंट जो है वो अर्ली स्टेजेस में ही है। फॉर इंस्टेंस स्पेसएक्स ने रिसेंटली कंप्लीट किया था अपना पहले सक्सेसफुल लैंडिंग को हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट की SN10 के साथ, जो कि काफ़ी कमाल की थी, मगर वहाँ पे सिर्फ एल्टीट्यूड था 10 किलोमीटर का। स्पेस की इंटरनेशनल बाउंड्री को कॉमन लाइन से डिफाइन किया जाता है, जो कि 100 किलोमीटर्स होती है ऊपर। तो स्टारशिप को 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस पे पहुंचना पड़ेगा स्पेस पे पहुंचने के लिए, जिसका मतलब ये है कि स्टारशिप को ज़्यादा वेलोसिटीज़ पे फ्लाई करना पड़ेगा। और एक और चीज़ देखें, SN10 का जो हॉक टेस्ट हुआ था उसमें हमने देखा था कि जो फाइनल इंजन कट ऑफ हुआ था वो T+4 मिनट 20 सेकेंड्स में हुआ था। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये जो चीज़ है 10 किलोमीटर की फ्लाइट में भी होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी SN10 की नीचे आते दौरान वो होगी 138 किलोमीटर पर आवर। और हमने पीक तो देखा है अबाउट 250 किलोमीटर का, मगर मुझे नहीं लगता SN10 जो है वो इससे ज़्यादा तेज़ उड़ा होगा अपनी फ्लाइट के दौरान। इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी या फिर स्पीड चाहिए होती है ऑर्बिट में जाने के लिए, वो है 40,270 किलोमीटर पर आवर की, जो कि 161 गुना ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेट मैक्स स्पीड की, जो कि SN10 देता है। और जो एक्स्ट्रा पावर है वो लेना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्पेस में जाने के लिए। आप आगे जाके बूस्टर लगा सकते हो, डजन्स ऑफ इंजन्स लगा सकते हो, और जैसा कि हमने फैल्कन हैवी से सीखा था, इतनी सारी चीज़ों को ऐड करना मुश्किल तो है। और 2011 में भी स्पेसएक्स ने उम्मीद करी थी कि सिंपली 3 फैल्कन 9 के बूस्टर को ऐड कर देंगे और काम चला लेंगे। हालांकि थ्योरी में तो सिंपल लगता है, मगर उन्हें 7 साल लग गए करने में। इसे कंसिडर करते हुए मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि स्टारशिप के बूस्टर को डेवलप करना 35 रैप्टर के इंजन के साथ पार्क में चलने इतना आसान नहीं है। एनीवेज, जब इस चैलेंज को पास कर देंगे और ऐसी वेलोसिटीज़ पे पहुँच भी जाएंगे तो हमारे पास कुछ नई दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे चैलेंज है कि लैंड कैसे कराया जाए सुपर हेवी बूस्टर और स्टारशिप को। हम सबको पता है कितना ज़्यादा मुश्किल है स्टारशिप लैंड करना 10 किलोमीटर की फ्लाइट से ही। इमेजिन करो स्टारशिप जो है स्काई डाइव कर रहा है ऑर्बिट से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, उसका उसे बेली फ्लॉप लैंड करना है, और इसमें चाहे नेलिंग करना हो लैंडिंग को। इसी के साथ ही स्पेसएक्स को एक और चीज़ इंश्योर करनी होगी कि स्टारशिप जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है री एंट्री के दौरान उसे झेल सके। नासा एस्टिमेट करता है कि री एंटर करते हुए क्रू व्हीकल्स एक्सपीरियंस करते हैं टेम्परेचर्स अप टू 3400 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या फिर 1900 डिग्री सेल्सियस री एंट्री के दौरान। और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की बात चली रही है तो स्टारशिप और उसके इंजन को भी एक्सट्रीम प्रेशर्स का सामना करना पड़ेगा। और पिछले कोई स्टारशिप टेस्ट में हमने देखा इंजन फेल हो जाते हैं फ्लाइट के दौरान, और ये इशू और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे और प्रेशर्स पे बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए और ये फैक्ट कि 7 साल लग गए डेवलप करने में फैल्कन हैवी को, तो मुझे लगता है कि स्टारशिप को फुली रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने में 2025 लग जाएगा, और वो भी एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होगा। एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखना कि अभी भी हमारे पास फुल्ली रियूजेबल रॉकेट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, और जो कि 100 मेट्रिक टन से ज़्यादा ऑर्बिट में ले जा सके। और क्योंकि स्पेसएक्स ने स्टारशिप की डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया था 2020 की गर्मियों तक, इसका मतलब ये है कि स्पेसएक्स ने स्टारशिप को बेसिकली कुछ भी नहीं से पावरफुल फुल्ली रियूजेबल रॉकेट व्हीकल बना दिया लॉन्च का सिर्फ 4.5 सालों में। इसका मतलब ये है कि ना कि सिर्फ एक्सट्रीमली यूजफुल होगा ये स्टारलिंक के लिए, मगर स्पेसएक्स जो है वो स्टारशिप को टेस्ट भी कर सकता है डजन्स ऑफ स्टारलिंक लॉन्चेस से सेकेंड हाफ ऑफ दिस डेकेड में। और इन द मीन टाइम वो ट्रांजिशन कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्टारशिप डेवलपमेंट की, जो कि एक्चुअली होगा मार्स पे जाना। जो पहला चैलेंज दिमाग में आता है जब हम एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को इंटरप्लैनेटरी लॉन्च व्हीकल में बदलते हैं, वो है फ्यूल। और इस चीज़ से बचने के लिए स्पेसएक्स जो है रिफ्यूल करना चाहेगा स्टारशिप को स्पेस में, और ये अकॉम्प्लिश करेगा एक स्टारशिप के साथ दूसरा लॉन्च करके, जिसमें एक में तो पेलोड होगा और उसमें दूसरे में फ्यूल होगा जिसमें भरा हुआ। और स्पेस में दोनों स्टारशिप जो है वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जो पेलोड वाला है उसे रिफ्यूल किया जाएगा और मार्स पे भेज दिया जाएगा। मीनवाइल जो फ्यूल वाला स्टारशिप है वापस पृथ्वी पे आ जाएगा। और हालांकि थ्योरी में तो काफ़ी आसान है, मगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है रियल लाइफ में। और एक बार पेलोड वाला स्टारशिप में फ्यूल भर जाए, जो जर्नी है मार्स की काफ़ी आसान हो जाएगी। स्टारशिप जो है वो आराम से वेलोसिटी यूज़ कर सकता है जो इसने पृथ्वी को छोड़ते हुए बनाई थी मार्स में पहुंचने के लिए। और जैसे ही स्टारशिप मार्स पे पहुंच जाएगा तो हमें मैसिव चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, जो कि है स्टारशिप को सेफली लैंड करवाना। अर्थ में लैंड करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर मार्स जो है वो भी अलग लेवल पे है।
है। स्टार्टर्स के लिए जो मार्शियन एटमॉस्फेयर है वो 100 गुना ज़्यादा पतला है पृथ्वी से, और अच्छी साइड में तो ये है कि स्टारशिप को इतने ज़्यादा टेम्परेचर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा मार्स में एंटर करते हुए। हाउएवर स्टारशिप को जो है वो सारा काम स्लो करने का खुद को ही करना पड़ेगा। और बेली फ्लॉप मैन्यूवर की बात करें तो मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा काम करेगा अच्छे से इतने पतला एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में। मे बी स्टारशिप जो है बेली फ्लॉप कर लेगा हायर एल्टीट्यूड पे, जिसकी वजह से इंजन को और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी को कम करने में। और मुझे तो ये नहीं पता एग्जैक्टली लैंडिंग किस तरह से होगी मार्स में, मगर इसमें तो कोई डाउट नहीं कि और ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से होनी चाहिए अर्थ के मुकाबले। एक और चैलेंज ये है जब बात आती है मार्स पे लैंड करने की, यहाँ का टेरेन जो है स्टारशिप जो वहाँ पे लैंड करेगा, वहाँ पे कोई भी बनाई हुई लैंडिंग साइट्स नहीं है मार्स पे अभी तक, तो स्टारशिप को एक रॉकी सरफेस पे लैंड करना पड़ेगा। इन सारे मेजर चैलेंजेस को कंसिडर करते हुए जो कि मार्स की लैंडिंग में बाधा बन रहे हैं, एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि स्पेसएक्स जो है वो सेकंड हाफ ऑफ इस डेकेड को सक्सेसफुली लैंड करने के मार्स में ट्राई करने वाला है। और एक चीज़ दिमाग में रखने वाली ये है कि जो विंडो है मार्स में पहुंचने की वो सिर्फ 26 महीनों के लिए खुली होती है, तो स्पेसएक्स के पास 2 या 3 टाइम होते हैं और इस 2020 के समय में। इन द मीन टाइम ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि डियर मून प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे और पोटेंशियली चांद पे भी लैंड करे वो, और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कि वो स्टारलिंक को सेटअप कर ले और ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पे वो प्रॉफिटेबल हो। एनीवेज अगर स्पेसएक्स सक्सेसफुली लैंड कर पाता है मार्स में 2030 तक, तो वो ट्रांजिशन कर पाएंगे वापस से अर्थ में लैंड करने का सेफली। और जो पहला स्टेप होगा वापस पृथ्वी पे आने का, वो ऑफ कोर्स लॉन्च करना होगा मार्स पे। फॉर्चुनेटली क्योंकि मार्शियन एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, स्पेसएक्स एक्सपेक्ट करता है कि स्टारशिप जो है वो मार्स से लॉन्च कर पाएगा बिना बूस्टर के, और ये मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि वहाँ पे उनके पास बूस्टर अवेलेबल नहीं होगा। मगर यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है फ्यूल की। करंटली प्लान तो ये है कि रॉकेट फ्यूल मार्स पे बनाएंगे वो लोग, आइस सरफेस से लेके और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेके। मगर वहाँ पे एक बात है, इसमें इंसानों का होना ज़रूरी है, और ये प्लान ये है कि 2 कार्गो मिशंस को भेजेंगे मटेरियल के साथ जो कि प्रोपेलेंट प्रोडक्शन प्लांट बनाने में काम आएगा। उसके बाद 2 इंसानों के मिशन को भेजेंगे। मार्स पे पहुंचने के बाद वो क्रू वहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप करेंगे और उसके बाद उसी फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे वापस अर्थ पे लौटने के लिए। ये ऑब्वियसली काफ़ी रिस्की हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो है उन्हें दिक्कत में आ जाएंगे वो अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है इस प्रोसेस में। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है इस चीज़ इक्विपमेंट को टेस्ट करना मार्स पे इससे पहले कि एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाए। मगर अब बात कर लेते हैं, अगर मान लो पूरी फ्यूल प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से जाती है, ऐसे सिनेरियो में भी हमारे पास कुछ और दिक्कतें हैं, जैसे कि रॉकेट का पलटना मार्स में, क्योंकि रेगुलरली डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं जो कि एक्सट्रीमली तेज हवाओं के साथ आते हैं। इनफैक्ट जो स्पीड होती है 113 किलोमीटर पर आवर की भी होती है, जो कि रिकॉर्ड करी है प्रोब्स और रोवर्स ने जो कि मार्स पे गए थे। और जब स्टारशिप सिंपली चिल कर रहा होगा रॉकी सरफेस ऑफ मार्स पे बिना किसी सपोर्ट स्ट्रक्चर के, तो इस चीज़ में भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर स्टारशिप जो है पलटता भी नहीं है स्टॉर्म के दौरान, तो पॉसिबल है कि जो मलबा होगा स्टॉर्म का वो डैमेज कर देगा स्टारशिप को, जो कि काफ़ी गलत चीज़ हो जाएगी। और इन सिग्निफिकेंट डेंजर्स को देखते हुए स्पेसएक्स जो है वो आइडली बहुत सारे राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करेगा मार्स पे इससे पहले कि वो किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजें। और आई एम क्वाइट श्योर कि वो उन्होंने पहले से इस चीज़ के बारे में सोच लिया है, और क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है करंट टेक्नोलॉजी के लिए, इसी वजह से वो बेस्ट होगा स्पेसएक्स के लिए कि वो कुछ समय तक वेट करें ताकि वो एस्ट्रोनॉट्स को तभी भेजे मार्स पे जब एक रोबस्ट एग्जिट सिस्टम निकाल सके मार्स से निकलने का। मे बी स्पेसएक्स एक तरीका निकाले मार्स से लॉन्च करने के लिए बिना रिफ्यूल किए हुए। आफ्टर ऑल ये एक लैंडिंग और एक टेक ऑफ की बात है। मोर एवर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मार्स पे वो आधी से भी कम है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। और एक और चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर भी काफ़ी पतला है वहाँ पे, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, और ये अभी ना बाद में तो होने ही वाला है। एक और सोल्यूशन वो ये होगा कि ऐसे रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाए जो कि रॉकेट फ्यूल बना सके मार्स पे। इस तरह से वो लोग पूरे सिस्टम को टेस्ट कर पाएंगे इससे पहले कि किसी भी इंसान की जान को खतरे में डालें। अगर स्पेसएक्स जो है वो इनमें से कोई भी सेफर ऑल्टरनेटिव को चूज़ करता है, तो हम देखेंगे कि वो इन सेफर सोल्यूशन को थ्रू आउट द 2030 तक टेस्ट करेंगे। और ये क्योंकि स्टैंडर्ड ही बन चुका है। फैल्कन 9 का एग्जांपल ले लेते हैं, उन्हें डजन्स अपॉन डजन्स ऑफ टाइम टेस्ट किया गया था इससे पहले कि बॉब और डक को ISS पे भेजा था उसकी जगह। आखिर में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मोर रियलिस्टिक टाइम फ्रेम होगा स्पेसएक्स जो कि लोगों को मार्स पे भेजेगा, वो 2040 का होने वाला है। अगर स्पेसएक्स डिसाइड करता है कि वो आगे जाके रिस्की प्लान चूज़ करेगा और एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा प्रोपेलेंट बनाने के लिए मार्स पे ताकि वो वापस घर आ सके, तो ये पॉसिबल है कि हम क्रूड मिशंस को जो है पहले हाफ ऑफ 2030s में देखेंगे। मगर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि क्रूड मिशन जो है वो इससे पहले तो नहीं होने वाले। और वहीं पर दूसरी तरफ, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि हम कोई भी क्रूड मार्स मिशन नहीं देखें 2050 तक, मगर उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा ना ले। एक और चीज़ फॉर द रिकॉर्ड, मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर एलॉन मस्क जो है मेरी बात को गलत साबित करके स्पेसएक्स जो है वो मार्स पे लोगों को 2026 में ही पहुंचा देगा। एनीवेज आप लोग क्या सोचते हो, स्पेसएक्स मार्स पे कब पहुंचेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोग उम्मीद करते हो कि हम लोग मार्स पे पहुँचे जल्दी बजाय कि देर से। और ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चन लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।